स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का एक टेस्ट डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने टेस्ट दिया था वो तो देख ही लेंगे अपना क्या करेक्ट था क्या नहीं था। और दूसरी बात, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं। आप इस क्लास को अटेंड करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप चाहें तो उसका लिंक जो दिया हुआ है टेस्ट का, उसको क्लिक करके आप पहले टेस्ट दे लो, उसके बाद ये देखो तो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप क्लिक करके टेस्ट ज़रूर दें। चलो ठीक है भाई, टेस्ट देने के बाद अब आप आ गए तो अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, टोटल वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का ही ओनली। और ये जो 30 क्वेश्चंस हैं वो स्कूल बेस्ड मीन्स स्कूल में आने लायक क्वेश्चन हैं, नीट में आने लायक क्वेश्चन हैं, और इनमें 50% ऐसे भी हैं जो जेई में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए सबको ये जानना ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सॉल्व करें, ये अप्रोच भी जानना ज़रूरी है। इसमें से मोस्टली एक एवरेज स्टूडेंट के हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो नहीं होंगे, जो ट्रिक वाले हैं, जो फंस जाएंगे थोड़े बहुत, तो वो आप जरूर देखो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के जो है एक बार ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो। A body of mass m hangs at one end of a string of length L, the other end of which is fixed, and it is given a horizontal velocity so that the string would just reach where it makes angle of 60 degree with the vertical। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ये क्या बोल रहा है भाई कि एक स्ट्रिंग है जिसका एक तरफ से तो फिक्स है, दूसरी तरफ मास ये m है। मास m hangs one end of the string length L, the other end is fixed मान लो O पॉइंट है, एंड इट इज गिवन है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब ये बॉब को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, ठीक है भाई, वेलोसिटी दे दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, सो दैट द स्ट्रिंग वुड जस्ट रीच वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, अगर इसको प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल में तो ये ऐसे करके सर्कुलर मोशन करना चाहेगा, बट ये इतना ही वेलोसिटी दिया सच दैट कि ये फाइनली यहाँ पे आया 60 डिग्री एंगल इसने सबटेंड किया, और इसके बाद ये ऑब्वियसली क्या करेगा, यू टर्न लेके वापस आ जाएगा भाई। मींस ये वापस आ जाएगा क्योंकि वहां जाके ये रेस्ट में हो गया। फाइनल वेलोसिटी दैट बिकम्स 0। ए से बी मोशन समझो हुआ है, ए से बी मोशन हुआ है, ऐसा इंफॉर्मेशन इधर गिवन है। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, इतना लग जाता है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन इज। अच्छा, मीन पोजीशन तो ये है, क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेट तो ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे आगे का सब्सिक्वेंट मोशन कैसा होगा, सब्सिक्वेंट मोशन ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ग्रेविटी का एक कंपोनेंट जो इसको वापस लाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ग्रेविटी का कंपोनेंट जो इधर लाएगा वो वापस लाएगा। इस तरह से ये सिंपल पेंडुलम जैसे होता है वैसे ये ऑसिलेट करेगा। हम लोग को निकालना क्या है, अब इस चीज पे फोकस हो। ये तो गिवन है, सिचुएशन इज क्लियर। वन एंड इज सस्पेंडेड फिक्स्ड, और दूसरा जो सस्पेंड करके हम लोगों ने मास ब्लॉक m है मान लो मास, उसको हमने सस्पेंड किया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज गिवन सच दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री इन द फाइनल पोजीशन एंड देन द बॉब टर्न्स बैक। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। और यहाँ पे हमें अब टेंशन निकालना है, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में क्या डेवलप हुआ है ये निकालना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे। सो टेंशन इज ए फोर्स, टेंशन क्या है, फोर्स है, इसलिए फोर्स का इक्वेशन लिखोगे, ऐसा इक्वेशन जिसमें फोर्स इन्वॉल्व हो वही तो टेंशन दे पाएगा, इसलिए फोर्स इन्वॉल्विंग, और वो भी एट मीन पोजीशन। तो भाई मीन पोजीशन पे मींस ए पोजीशन, एट मीन पोजीशन अगर हम लोग बात करें, फोर्स का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो एट मीन पोजीशन इस ब्लॉक को हम लोग देखें तो वो सर्कुलर मोशन का पार्ट है, सर्कुलर मोशन का पार्ट है, बिकॉज बॉब विल बी मूविंग ऑन एन आर्क। आर्क मीन सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो ऐसे कंडीशन में सर्कुलर मोशन के लिए अगर फोर्स इक्वेशन लिखना चाहते हो तो तुम्हें पता है भाई कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किधर होता है, टूवर्ड्स सेंटर। किधर होता है, टूवर्ड्स सेंटर। सो हम लोग टूवर्ड्स सेंटर जो भी एक्सेलरेशन है mv²/r तुम्हें समझ में आता ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स का इक्वेशन, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना हो जाएगा भाई, तो देखो एक टेंशन का फोर्स है इधर और इधर एक वेट का फोर्स है ऐसे, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंटर तो यही O है क्योंकि O ही है सर्कुलर मोशन का सेंटर। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विल बी, अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, तो T माइनस mg इज द नेट फोर्स। ओनली टू ही फोर्स तो थे, एक टेंशन और एक mg, तो टेंशन माइनस mg, 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन तो 8 न्यूटन नेट फोर्स। सो T माइनस mg इज द नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ भाई, टुवर्ड सेंटर अगर v स्पीड है तो टुवर्ड सेंटर एक्सेलरेशन v² बाई r होगा, यही होता है सर्कुलर मोशन में।
आर क्या है यहाँ पे, आर है लेंथ, क्योंकि स्ट्रिंग जो भी लेंथ है उतने ही आर्क लेंथ, उतना ही हमारा आर्क का रेडियस होगा। सो इसलिए रेडियस का वैल्यू एल ही है। सो टेंशन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये है। चलो ठीक है। अब हमें देखो भाई ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन में तो ओनली एम जी के फॉर्म में है, इसलिए इस वी को रिप्लेस करने पड़ेंगे, और आर हमारा लेंथ है वो तो चलो ठीक है, इसको रिप्लेस करने पड़ेंगे। कैसे रिप्लेस करूं, कैसे रिप्लेस करूं भाई, तो इसमें हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि भाई 60 डिग्री पे जाकर के ये वेलोसिटी जीरो हो जाता है, तो फिर ये वापस आएगा, तो v कितना था वो हमें मिल सकता है। देखो भाई यहाँ से v वेलोसिटी प्रोजेक्ट किए थे, 60 डिग्री पे आकर स्टॉप्ड हो गया और फिर ये वापस आया, इसलिए 60 डिग्री स्टॉप वाला पोजीशन जो है, रेस्ट वाला पोजीशन, वहां से जब ये आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं B2A मोशन के लिए कि हमारा यहाँ से यहाँ आने पे, B2A आने पे पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। सो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, साइड में ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलो कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू कलर से लिख सकते हैं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि mgh होगा, दिस विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, बिकॉज देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स। कोई एयर फ्रिक्शन को हम लोगों को काउंट नहीं करना है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी सिंस द ब्लॉक और बॉब इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए आने में क्या हुआ, लॉस पोटेंशियल एनर्जी का इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। एम जी और एच कितना, तो एच भाई ये है, देखो यही तो है एच, यहां से यहां पे आ गया, तब ये एच का वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो ये दिस एच विल बी इक्वल टू कितना, तो दिस एच विल बी इक्वल टू, ये पूरा एल है और ये 60 डिग्री है, ये वाला एल है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो एल कॉस 60 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू एल कॉस 60 डिग्री है। तो h का वैल्यू हो गया टोटल l में से ये l cos 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, l माइनस l cos 60 डिग्री, दैट इज l माइनस cos 60 डिग्री तो हाफ होता है, तो l माइनस l बाई टू, दैट इज क्या मिल जाएगा हमें, l बाई टू, l माइनस l बाई टू, सो हाइट इज l बाई टू। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बताओ भाई अब क्या हो जाएगा, तो mg, चलो थोड़ा छोटा कर ले हम लोग, क्वेश्चन समझ चुके हो, mg इंटू हाइट इज l बाई टू इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इट मीन्स ये mv स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे mv स्क्वायर का वैल्यू अगर लिखे 2 कैंसिल हो गया, तो mv स्क्वायर इज नथिंग बट mgl, mv स्क्वायर इज नथिंग बट mgl, और mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, आर क्या है, लेंथ ही है, आर क्या है, लेंथ है, तो mv स्क्वायर बाई l अगर करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई l इज नथिंग बट mg, mv स्क्वायर बाई l इज नथिंग बट mg। तो जब mv स्क्वायर बाई l हमारा mg है, तो ये समझ लो कि mg और प्लस mg हो जाएगा, मीन्स ये वैल्यू कितना टेंशन का आ गया भाई, तो mg और प्लस ये mv स्क्वायर बाई r यानी mv स्क्वायर बाई l जो रख दिया हमने mg, तो ये क्या मिल गया हमें, तो 2mg मिल गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2mg हो जाएगा ऑप्शन, दैट इज एट मीन पोजीशन टेंशन विल बी 2mg। तो तुम्हें तो ये काम करने पड़ेंगे भाई कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, और जब भी निकल जाए तो फोर्स इक्वेशन है जो टेंशन हमें वैल्यू दे देगा। तो टेंशन का इक्वेशन लिखा, फोर्स का इक्वेशन लिखा, T माइनस mg इज mv स्क्वायर बाई आर, और v स्क्वायर बाई आर यानी v स्क्वायर बाई l को हमने रिप्लेस कर दिया mg से। कैसे किया रिप्लेस, वो तो देख लिया तुमने कि कितना हाइट फॉल किया भाई, टोटल l लेंथ में से ये l cos 60 डिग्री l बाई टू सब्ट्रैक्ट हो गया, टोटल l था ये l ये नहीं है, ये l पूरा ये है, इसमें से ये l बाई टू सब्ट्रैक्ट हो गया, और इस तरह से l बाई टू इज द हाइट ऑफ ऑल, l माइनस l बाई टू इज द हाइट ऑफ ऑल, और इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। वर्क पावर एनर्जी का दो इक्वेशन लिखना जरूरी था यहाँ पे, एक था कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जिससे v स्क्वायर बाई mv स्क्वायर बाई l मिल गया, और दूसरा फोर्स इक्वेशन लिखा और इस तरह से हमें मिल गया। चलो वेरी गुड, ये समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी से ट्राई कर लो एक बार, पॉज लगा करके, पॉज लगाओ, ट्राई करो, रेडी 1 2 3 4, खोपड़ी पे लगा दो जोर। क्या है भाई, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r, ठीक है, m mass is moving in a circle of radius r with constant speed v, the force on the body mv square by r and it is directed towards the center, obviously ये तो हो गई mv square by r और directed towards the center, ठीक है। what is the work done by this force in moving the body over half the circumference of the circle, अच्छा
तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया भाई कि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और v स्पीड से हो रहा है, तो इसमें एक फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल, और जिसका वैल्यू कितना होता है भाई, तो mv²/r ही होता है, क्योंकि v स्पीड से ये टेंजेंशियली मूव कर रहा होता है वेलोसिटी, एंड फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस तरह से, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और जिधर वेलोसिटी होता है मेरे भाई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है। भाई वेलोसिटी जिधर होता है उधर तो डिस्प्लेसमेंट, जाओगे नॉर्थ तो वेलोसिटी भी नॉर्थ की तरफ, सो जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर ही है वेलोसिटी। सो फोर्स की बात करें अगर हम लोग, वर्क डन की बात करें, तो फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, सो dw वर्क डन विल बी 0। और ये अगर हाफ सर्कमफ्रेंस जाओ, चाहे जितना भी सर्कमफ्रेंस जाओ, छोटे छोटे dr में छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है और फोर्स हमारा इस तरह से रेडियल है। सो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में ही वर्क डन 0 है, तो ये टोटल बड़ा वर्क डन अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 को ही इंटीग्रेट करने पड़ेंगे और वो मिल जाएगा बड़ा 0। तो 0 0 इंटीग्रेटेड रिजल्ट्स 0। तो 0 होगा वर्क डन, चाहे वो वर्क डन हाफ सर्कमफ्रेंस में हो या पूरे सर्कमफ्रेंस में हो या क्वार्टर ऑफ सर्कमफ्रेंस हो या कुछ भी हो, इवन dr डिस्प्लेसमेंट भी हो, उसमें भी वर्क डन 0 ही है। सो 0 वर्क डन होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको जल्दी से आप चाहो तो पॉज लगा करके और एक बार ट्राई कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा तुम्हें। स्फीयर ऑफ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली, स्फीयर ऑफ मास m मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v0 कोलाइड्स अगेंस्ट द पेंडुलम, पेंडुलम बॉब पे कोलाइड करता है ऑफ मास m। अच्छा ये भी मास m है। इफ द टू मासेस स्टिक टुगेदर, चलो दोनों भाई एक ही साथ टुगेदर एम्बेडेड सिस्टम हो गए, आफ्टर द कोलिजन देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मींस ये ब्लॉक गया, ये समझो बुलेट की तरह गया और इस पे जाकर के चिपक गया, मींस 2 कंपोजिट मास सिस्टम हो गया 2m मास का, और ये आगे कितने हाइट तक मूव करेगा ये हमें निकालने हैं। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, इसके लिए हम लोग देखें तो पहले तो कोलिजन के लिए देखो m मास जो कि पेंडुलम था और इधर से m मास भी वेलोसिटी से स्ट्राइक करे, v0 वेलोसिटी से ये भी स्ट्राइक करे और दोनों एम्बेडेड हो जाए, तो हम लोग कम से कम एवरी कोलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन तो कर ही सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन करते हो किस सिस्टम के लिए, तो 2 मास सिस्टम के लिए। अगर 2 मास सिस्टम के लिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व करके इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल लें एम्बेडेड सिस्टम का, देखो भाई ये एम्बेडेड सिस्टम जो 2m ब्लॉक का हो चुका, 2m मास का हो चुका, इसके लिए अगर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था वो था m इंटू v0 प्लस दूसरा m जो था वो तो रेस्ट में था बेचारा, तो उसका तो 0 है। दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर, और आफ्टर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के कंपोजिट बन गए और v डैश इज द फाइनल वेलोसिटी, इसलिए v डैश का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। v डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा, mv0 डिवाइडेड बाई 2m दैट इज v0 बाई 2। So v0 by 2 is the final velocity of composite mass system, 2m mass system। अब ये जब आगे बढ़ेगा भाई तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे ये 2m मास वाला कितने वेलोसिटी से, v0 by 2 से आगे बढ़ेगा और ये कितने हाइट तक जाकर के रुक जाएगा, यही तो हमें निकालने हैं, यही हमें निकालने हैं कि कितने हाइट पे जाके ये रुकेगा और फिर वापस आएगा, ये हमें बताने हैं। सो कैसे निकालेंगे भाई, तो पहले तो हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखा, जस्ट बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम, ये मिला, और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम विच इज एम्बेडेड, दोनों को हम लोगों ने कंबाइन कर लिया है, तो 2m इंटू v डैश का वैल्यू मिल गया v0 बाई 2 मींस हाफ हो गया वेलोसिटी। अब जरा देखो हम लोग लिख सकते हैं कि कितना हाइट गेन हुआ, तो जैसे जैसे ये आगे प्रोसीड करेगा इस काइनेटिक एनर्जी जो कि हमारा v0 बाई 2 वेलोसिटी से चला था काइनेटिक एनर्जी लेकर के, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी का लॉस और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, गेन में। सो हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख सकते हैं। बताओ भाई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पहले था हाफ इंटू 2m इंटू v0 बाई 2 का स्क्वायर ये था, और फाइनली हो जाने हैं इसको 0, मींस लॉस पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होकर के और पहुंच जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। सो ये टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज बिकमिंग 0, इट मीन्स इतना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, गेन क्या हो गया, तो वो mgh हो गया। mgh का मतलब क्या है, 2m मास का है और g इंटू h ही तो हमें निकालने हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ m के बदले में 2m लेना है क्योंकि 2m है मास, तो हाफ mv स्क्वायर जो लिखते हैं तो m क्या है इसका, तो 2m है मास, एम्बेडेड ब्लॉक, 2 ब्लॉक सिस्टम टेकन टुगेदर, ये मिला। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 2m तो भाई कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा क्या, अब देखो तो v0 स्क्वायर बाई 4 मिल गया और ये मिल गया gh, इसलिए h का वैल्यू क्या मिल गया,
तो h का वैल्यू हम लोग सिंपली बता सकते हैं, h इज नथिंग बट वी नॉट स्क्वायर बाई 4g, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। चलो भाई वी नॉट स्क्वायर बाई 4g ये हमें मिल गया आंसर, वी नॉट स्क्वायर बाई 4g इज द आंसर। ठीक है, किया क्या, फिर वो दो इक्वेशन हमें लिखने पड़े। एक इक्वेशन है फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकाला, तो इसी के बेसिस पे मोमेंटम कंजर्वेशन करके और हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी निकाला विच इज v0/2। अब v0/2 वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, सो इंटायर काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2m इंटू v0/2 का स्क्वायर विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आके रेस्ट में आ जाना है। सो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये लॉस्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और इससे हमें h का वैल्यू मिल गया। वेरी गुड। तो v0 स्क्वायर अपॉन 4g इज द आंसर। तो v0 स्क्वायर अपॉन 4g एक ऑप्शन है, तो v0 स्क्वायर बाई 4g वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राई करो जल्दी से, पॉज लगाओ और ट्राई करो। 5 नंबर क्वेश्चन, वेट लिफ्टर लिफ्ट्स 300 kg फ्रॉम ग्राउंड टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर तक चलो ले गया इन 3 सेकेंड। द एवरेज पावर जनरेटेड बाई हिम, एवरेज पावर जो इसने जनरेट किया, तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा भाई, तो एवरेज पावर जो होता है वो क्या होता है, तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, जितना भी टाइम इंटरवल लगा इसमें वर्क करने में। तो वर्क हुआ क्या है भाई, तो 300 kg को लिफ्ट किया गया है। क्या किया गया, 300 kg को लिफ्ट किया गया है, लिफ्ट किया गया, उठाया गया भाई। तो mgh, कोई भी चीज को अगर उठाते हैं तो इसमें वर्क डन क्या होता है, mgh होता है वर्क डन। वर्क डन इज नथिंग बट mgh इन वर्क डन इन लिफ्टिंग द ब्लॉक अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। तो इसलिए ये हो जाएगा mgh और डिवाइडेड बाई जो भी टाइम लगा है वो। तो एवरेज पावर जो होगा, एवरेज पावर डेवलप्ड, सो m कितना 300, g कितना 10, कुछ नहीं दिया जाता 10, और h हाइट दिया हुआ है 2 मीटर, और टाइम कितना लगा है 3 सेकंड। वेरी गुड। तो सब कुछ ऐसा ही में था, कर देंगे 3 से कैंसिल होगा ये 100, यानी कि 2 और 1000, 2000 वाट, 2000 वाट हो जाएगा अगर g का वैल्यू 10 लिया तो। अगर 9.8 लेंगे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो 2000 के अराउंड कौन सा है, ये वाला है, देखो ये है। अगर हम लोग g का वैल्यू 9.8 लेंगे तो उस कंडीशन में हमारा 1960 वाट आ जाएगा। कोई बात नहीं है, 10 का लेकर के कैलकुलेशन कर लेते हैं और इसी के जो क्लोज होता है उसको ले लेते हैं। mgh में 9.8 यूज करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें। चलो वेरी गुड, ये समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, जल्दी देखो। वर्क डन इन रेजिंग ए ब्लॉक डिपेंड्स ऑन, वर्क डन इन रेजिंग ए ब्लॉक। भाई देखो, ब्लॉक को हम लोग रेज करते हैं तो इसमें कितना वर्क करना पड़ता है। ऑब्वियसली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रेजिंग द ब्लॉक। वर्क डन इन रेजिंग द ब्लॉक मतलब हु विल रेज द ब्लॉक, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी, नोबिता, रमेश, सुरेश, जियान, कोई भी। सो वर्क डन यहाँ इनिशियल से फाइनल ले जा रहे हैं, तो वर्क डन होगा mgh, क्योंकि भाई तुम फोर्स लगाओगे, ग्रेविटी फोर्स mg है, लेकिन तुम्हें लगाना पड़ेगा, हमें इसका वर्क डन चाहिए। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मींस ये mg वैल्यू का लगाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही कराएगा h, इसलिए वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री, क्योंकि इसका वर्क निकाल रहे हो, इसका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। ये मिल गया mg। तो एक इस पे डिपेंड करेगा भाई, तो कौन सा ब्लॉक, कितने मास का ब्लॉक है वो, क्या वहां पे जी का वैल्यू है, अर्थ वाला जी है, या मून पे उठा रहे हो तो मून वाला जी यूज होगा, और कितना हाइट उठा रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है। नन ऑफ द अबव। चलो ये तो भाई इसको पहले चेक करना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द मैन, मैन का क्या स्ट्रेंथ है, उससे क्या मतलब है भाई, बच्चा भी उठा ले, अगर बड़ा भी उठा ले, अगर m मास h हाइट उठा है तो उस पर वर्क डन mgh ही होगा, चाहे वो बड़ा पहलवान उठाया हो या छोटा सा बच्चा उठाया हो, उतना ही वर्क डन होगा। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ द मैन पे डिपेंड नहीं करता, द हाइट बाय विच इट इज रेज्ड, हाइट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। एंड हाउ फास्ट इट इज, कितना फास्टली किया उससे मतलब नहीं है, कितना फास्टली किया उससे मतलब नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालोगे, क्योंकि वर्क डन इन रेजिंग द ब्लॉक, लिफ्टिंग द ब्लॉक, इट मींस अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स ही आपको वर्क डन काउंट करने हैं, तो वो हमारा mgh ही होना है। कितना फास्ट कितना स्लो से मतलब नहीं है, तो इसलिए द हाइट बाय विच इट इज रेज्ड इस पे डिपेंडेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो इतना तो हम लोग बहुत पढ़े हैं भाई। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव है, और फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव, पहले ही आ गया आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, मैग्नेटिक डाइपोल, ये सब कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, a 0.5 kg ball is thrown up with initial velocity
14 meter per second and reaches maximum height of 8 meter. How much energy is dissipated by air drag during the ball motion? जो भी बॉल का मोशन हो रहा है अपवर्ड एसेंट में, तो उसमें एयर फ्रिक्शन का कितना एनर्जी कंज्यूमशन है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर दे रहा है, कितना लॉस करा दे रहा है एनर्जी, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो लॉजिक क्या होगा, पहले तो ये सोच लो कि लॉजिक क्या होगा। तो लॉजिक सिंपल सा होना चाहिए इसमें, क्योंकि बॉल को तुमने प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी सर्टेन वेलोसिटी से, इट मींस यू आर गिविंग सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी में ये कन्वर्टेड होता जाएगा। फाइनली ये कन्वर्टेड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसलिए as the motion occurs, that is ball moves up, kinetic energy will be converted into potential energy. So हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ 100 जूल काइनेटिक एनर्जी है जिससे हमने प्रोजेक्ट किया, 100 जूल काइनेटिक एनर्जी अगर दिया और ये ऊपर जाकर के 80 जूल ही पोटेंशियल एनर्जी में रह पाया, तो इसका मतलब बाकी 20 जूल लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल एनर्जी। फ्रिक्शन के एनर्जी में, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में हमारा डिसिपेट हो गया। अगर यहाँ 100 जूल है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ आकर के 90 जूल रह गया पोटेंशियल एनर्जी, इट मींस 10 जूल कहाँ चला गया। टोटल यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना चाहिए ना, 100 जूल काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी 100 जूल होना चाहिए, बट वो नहीं है, उससे कम है। तो इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला गया, अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन और ड्रैग जो फ्रिक्शन का है उसको ओवरकम करने में खर्च हो गया। सो अवर अप्रोच क्या होगा भाई, अगर यहाँ पे कितना है काइनेटिक एनर्जी वो निकालें, अगर 200 है 200 निकले, 150 है तो 150 निकले, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड हो गया वो देखें तो वो कितना है। अगर 200 है यहाँ पे, यहाँ 180 है, तो इसका मतलब 20 जूल लॉस हो गया। सो कैसे हम लोग निकालेंगे एनर्जी डिसिपेटेड बाई एयर ड्रैग, तो वो होगा डिफरेंस ऑफ द एनर्जी। इसलिए हम लोग यहाँ पे लॉस, जो एनर्जी लॉस निकालेंगे वो होगा इनिशियल एनर्जी और माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या था भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो समझेंगे। जहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया समझो यहाँ पे पोटेंशियल, यहीं पे हम लोग समझ ले ग्राउंड कहीं हो, हमने जहाँ से प्रोजेक्ट किया वहीं पे मान लो जीरो लेवल ले लें हम लोग, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस जीरो है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनली जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ही मिल जाएगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा फाइनली, और काइनेटिक एनर्जी जीरो मिल जाएगा। इसलिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, तो हाफ mv² है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, तो mgh है, और इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। सो इसको पहले कैलकुलेट किया जाए, बताओ भाई कितना आ जाएगा ये, तो हाफ इंटू mm है कितना भाई 0.5, इट मीन्स हाफ, और इंटू v² मीन्स 14², 14 का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई 4, ये है। पोटेंशियल एनर्जी कितना है वो अलग निकालेंगे, तो ये कितना आया पहले भाई, तो 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना हो गया ये 49 जूल। 49 जूल था काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो गया अब उसको देखने पड़ेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ पड़ा भाई, तो mgh, देन दिस विल बी इक्वल टू m का वैल्यू है हाफ 0.5, g का वैल्यू लेंगे 10 या 9.8 लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं दिया 9.8 ले सकते हैं, और इनटू हाइट, हाइट लिखा हुआ है कितना भाई, तो 8 मीटर गेन हुआ है, कोई बात नहीं, तो ये 9.8 इंटू 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये अराउंड हो जाएगा 9.8 इंटू 4 39.2, 39.2 जूल इसमें से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जैसे जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था हमारा कितना भाई, तो काइनेटिक एनर्जी था हमारा 49 जूल, यहाँ पे 49 जूल था, लेकिन यहाँ रिमेनिंग कितना हुआ भाई, तो वो था 39.2 जूल है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो लॉस कितना हुआ भाई, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लॉस ऑफ एनर्जी जो कि हमारा एयर ड्रैग के अगेंस्ट ओवरकम करने में खर्च हो गया, तो वो लॉस कितना हुआ, तो इनिशियल एनर्जी 49 माइनस ये फाइनल, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो 49 माइनस 39.2 कितना हो जाएगा भाई, ये समझो अगर 40 समझ लेते हैं तो ये हो गया 9.8, तो 9.8 जूल। तो 9.8 जूल विल बी द एनर्जी लॉस अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो 9.8 जूल विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करें। चलो इसको देखो, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम is v equal to alpha root t, means directly proportional है root t के। then which of the following quantity is constant, कौन constant होगा, काइनेटिक एनर्जी, पावर, फोर्स, मोमेंटम। चलो देखा जाए, तो पहले तो हम लोग जैसा लिखा हुआ है वेलोसिटी और टाइम में ये रिलेशन है कि v इज इक्वल टू अल्फा रूट टी है,
v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी लिखा है तो कोई बात नहीं है, v प्रोपोर्शनल टू रूट टी है समझें। तो फाइनली इसको इक्वेशन बनाएंगे तो कांस्टेंट टाइम्स रूट टी लिखेंगे, कांस्टेंट टाइम्स रूट टी लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। अब कौन कांस्टेंट है इसमें, तो क्या कांस्टेंट है भाई, वेलोसिटी अगर ये है तो एक इन्फॉर्मेशन एक्सेलरेशन का अगर हम लोग देखें तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि तो कांस्टेंट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट टी मीन्स टी का पावर हाफ। इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कांस्टेंट ही है और ये हो जाएगा 1/2 रूट टी, 2 रूट टी, ये हाफ टी का पावर हाफ माइनस हाफ यानी कि 1/2 रूट टी हो जाएगा, ये है। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन हमारा इस तरह का रिलेशन है, फोर्स भी इसी तरह का रिलेशन मिलेगा, k डिवाइडेड बाई 2 रूट टी इस तरह से है। तो कौन सा कांस्टेंट होगा भाई, तो कहेंगे जी हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो ये टी रहेगा, मीन्स टाइम डिपेंडेंट रह जाएगा, कहेंगे जी में टाइम डिपेंडेंसी रह जाएगा। पावर में फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हैं तो पावर के लिए तो भाई फोर्स इंटू वेलोसिटी करते हैं, तो करके देख लो जरा। पावर के लिए वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, और ये है वेलोसिटी, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में आया k रूट टी, मास तो मास ही है, और एक्सेलरेशन में आया k डिवाइडेड बाई 2 रूट टी। तो यहाँ पे रूट टी कैंसिल हो जाएंगे और जो भी बचेगा डेट विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, सो पावर विल बी कांस्टेंट। रूट टी कैंसिल, मैंने मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ यही देखना है तुम्हें कि टाइम डिपेंडेंसी ना रहे, टाइम कैंसिल हो जाए। तो टाइम यहाँ कैंसिल हो जा रहा है, इट मीन्स पावर विल रिमेन कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट नहीं भाई, फोर्स में तो मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज टाइम डिपेंडेंट। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, इसलिए ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट है पावर, जिसमें फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, तो वेलोसिटी में आया k रूट टी और उधर आ गया फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे हम लोगों ने देखा कि पावर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी इन सच कंडीशन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है अब इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे, आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ के पहले समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। स्मॉल ब्लॉक, इसको एक बार पढ़ के पॉज लगा करके और थोड़ा माइंड में सेट कर लो, तब तुम्हारा बेनिफिट ज्यादा होगा। कर लिया सेट, पॉज लगाओ, रेडी 1 2 3, सोच समझ करके हो जाओ फ्री। चलो अब देखते हैं। ए स्मॉल ब्लॉक इज सुट इनटू ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स एज शोन इन फिगर। चलो ये ट्रैक ऐसा है, कोई ट्रैक ऐसा है, कोई ट्रैक ऐसा है, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। देखो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये दिया हुआ है कि इसमें हम लोगों ने डाला ऐसे ये ट्रैक है, दूसरा ऑप्शन ये है ऐसा ये ट्रैक है, दूसरा ऐसे है, इस तरह से कुछ ट्रैक्स दिए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे आगे का पहले समझें। तो ट्रैक में मान लो अभी इसी को समझो कि इस ट्रैक में हमने डाल दिया, ठीक है, इस तरह से शूट किया इसमें। ईच ऑफ द ट्रैक रेजिस्ट टू सेम हाइट। अच्छा, सारे ट्रैक जो है सेम हाइट तक उठते हैं, चाहे वो ट्रैक ऐसे चल के उठ रहा हो या ये ऐसे चल के उठ रहा हो, सबका हाइट जो राइज हो रहा है वो सेम है, ठीक है। इन ऑल केस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक द नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम इन विच केस। नॉर्मल रिएक्शन हाईएस्ट पॉइंट पे, तो भाई जब ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचता है उस समय का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन ये होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, चाहे वो ट्रैक जैसा भी हो, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे हमें नॉर्मल का डिस्कशन करना है, नॉर्मल को कैलकुलेट करना है, सच दैट कि हमें पता लगे कि किस केस में मैक्सिमम नॉर्मल होगा, ये निकालना है। ट्रैक में डिफरेंस क्या है? ट्रैक में डिफरेंस देखो, यहाँ पे इसका फ्लैट टाइप ज़्यादा है, इस वाले ट्रैक में देखो तो ये इसका ट्रैक इस तरह से है, इसका हमारा इस तरह से है। मतलब क्या है डिफरेंस है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इस कर्वेचर का रेडियस कम है, इस कर्वेचर का रेडियस ज़्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझते हो, जैसे ये है, यहाँ पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर जानना चाहें तो ऐसा स्फेयर बनाएं जिसका ये पार्ट हो, तो इसका रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ देखोगे ये ऐसे है, ऐसे मतलब ये वाला स्फेयर बना, इसका पार्ट बना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। जो फ्लैट सरफेस इस तरह का होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा ऐसे अगर होगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिफरेंट ट्रैक्स में डिफरेंस है। सो ये पॉइंट आना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग समझ में आ गया? मीन्स ये जो कर्व्ड सरफेस बना हुआ है उसका रेडियस, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ वाले पे ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ फ्लैट सरफेस है, मतलब ये थोड़ा सा कर्व है
थोड़ा सा करो तो ऐसा करो, थोड़ा सा करो लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़ा स्फीयर का ये पार्ट बनेगा। लेकिन अगर ऐसा ये होगा तो ये इस तरह का होगा, तो ये छोटा स्फीयर का पार्ट होगा। इट मीन्स उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल की बात है, तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन द हाईएस्ट पॉइंट। और इसमें नॉर्मल रिएक्शन की बात है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है भाई? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। इट मीन्स वी नीड टू राइट फोर्स इक्वेशन। इसका मतलब हमें फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, तभी तो फोर्स इक्वेशन लिखोगे तब नॉर्मल इंक्लूड होगा, और नॉर्मल इंक्लूड होगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे किसमें नॉर्मल होगा ज़्यादा किसमें कम। सो एट हाईएस्ट पॉइंट ब्लॉक सर्कुलेट्स, ब्लॉक्स, ऐसा नहीं कि सर्कुलेट मतलब पूरा सर्कल मार रहा है, पूरा सर्कल नहीं मार रहा, ये सर्कुलर मोशन का पार्ट बन रहा है ना। तो यहाँ का क्योंकि ये कर्व पाथ पे चल रहा है, इट मीन्स आगे चल करके ये अगर पूरा ट्रैक मिलेगा तो सर्कुलर पाथ बनेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तो इतना मोशन तो सर्कुलर मोशन है, तो ये सर्कुलर मोशन का पार्ट के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे ये फोर्स का, वो क्या होगा? तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। जब भी हमारा कर्व्ड पाथ होगा तो वहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि ये पाथ कैन बी टेकन एज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, तो इसके लिए लिखेंगे तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, मतलब ये कर्व्ड हाईएस्ट पॉइंट पे तो सेंटर की तरफ का इक्वेशन लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा भाई? तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक तो लगेगा नॉर्मल, दूसरा mg लगेगा भाई, mg भी तो डाउनवर्ड लगेगा हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो यहाँ पे mg भी लगेगा, नॉर्मल भी लगेगा, ठीक है। mg प्लस नॉर्मल एट द हाईएस्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, एट द हाईएस्ट पॉइंट ब्लॉक सर्कुलेट्स, और उसके लिए उसी सिस्टम के लिए ब्लॉक सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो mg प्लस नॉर्मल इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ फोर्स लिख रहे हैं, इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर रेडियस, mv स्क्वायर बाई आर, ये है रेडियस, ठीक है। अब जरा देखा जाए, यहाँ से आ गया नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, ये आया है नॉर्मल रिएक्शन। सबके लिए ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, चाहे वो ट्रैक जैसा भी हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है सब में। और देखो द स्पीड विद विच द ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम इन ऑल द केसेस, तो कितने स्पीड से एंटर कर रहे हैं वो सबके लिए सेम है। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है जिसमें सबका हाइट सेम है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे VH अगर है हमारा स्पीड, तो VH तीनों केस में होंगे, चारों केस में होंगे, सबके केस में होंगे वही VH। क्यों? क्योंकि भाई देखो जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिला है और mgh लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। नहीं समझे? कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे जैसे ये हाइट पे गेन होगा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है mgh, चलो mgh, ये गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में। mgh अगर 100 आया है तो 100 कहाँ से आया भाई? काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है 100, इसका मतलब तभी तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं हाफ m इंटू वी स्क्वायर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, और हाफ m इंटू वी एच स्क्वायर जो फाइनल ऊपर काइनेटिक एनर्जी टॉप पोजीशन पे है। अगर मान लो पहले हमने दिया था 200 जूल और टॉप पे पहुंच के 50 जूल ही रह गया काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब कि 150 जूल इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा होगा। तो भाई देखो mgh सबका सेम है, क्योंकि ट्रैक चाहे जैसे भी हो, हाइट तो वही गेन हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में गेन सेम होगा तीनों केस में। हर ट्रैक के लिए mgh विल बी सेम बिकॉज हाइट इज सेम, क्वेश्चन में दिया है। द स्पीड विद विच द ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम, ये सेम है इन ऑल द केस एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक, नॉर्मल क्या होगा, और स्पीड विद विच एंटर वो भी ठीक है। ईच ऑफ द ट्रैक राइजेस टू सेम हाइट, उसका जो राइज हो रहा है ट्रैक का वो सेम हाइट तक है, इसलिए ये सेम है। mgh पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन होगा वो सेम होगा, इनिशियल भी सेम मिला है, इसलिए फाइनली हाफ mvh स्क्वायर भी हाईएस्ट पॉइंट पे सेम रहेगा। और ये क्या है? ये तो हाफ, ये जो है mv स्क्वायर बाई आर, तो v कौन सा? v वही जो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो mvh स्क्वायर बाई आर ये है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mvh स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। इसलिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मल की कैलकुलेशन करने बैठे हैं, तो इन ऑल द केसेस mvh स्क्वायर, क्योंकि vh हाईएस्ट पॉइंट पे जो mvh स्क्वायर है, ये vh इज सेम इन ऑल द थ्री केस, ऑल द ट्रैक के लिए, तो ये सेम है, ये सेम है, ये वाला सेम है, ये सेम है। r इज डिफरेंट फॉर द थ्री ट्रैक्स, सो इस r ही यहाँ क्लू पॉइंट है, r को ही पकड़ने पड़ेंगे। तो जिसमें जितना ज्यादा मोर r,
ज़्यादा वैल्यू ऑफ आर मीन्स ज़्यादा आर, तो ये वैल्यू हो जाएगा कम, और कम में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब देखो भाई ये 100 माइनस 50 कर रहे हो, और जिसका आर कम हो, जिसका आर कम होगा उसका ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 200 माइनस 50 करोगे। तो यही तुम सोच लो कि mg तो सब में सब्ट्रैक्ट होने हैं, तो जिसका वैल्यू ये ज़्यादा होगा उसी का नॉर्मल भी ज़्यादा होगा, और ये वैल्यू ज़्यादा होने के लिए रेडियस कम होना चाहिए। सो जिस ट्रैक में रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उसका ये वैल्यू लार्जर है, उसका नॉर्मल भी लार्जर है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो उतना ही होने हैं, ये जितना ज़्यादा वैल्यू हो उतना ही ज़्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि ये जो सब्ट्रैक्ट होने हैं वो तो सब में तीनों केस में होने हैं। तो इसलिए हम लोगों को हाईएस्ट नॉर्मल चाहिए, इट मीन्स लोएस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। लोएस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, तो यही क्लू है यहाँ पे। लोएस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये ट्रैक कोई ऐसा बना हो, कोई ऐसा बना हो, तो फ्लैट वाला नहीं चाहिए, फ्लैट वाले में नॉर्मल का वैल्यू कम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। सो हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन सा पूछा, नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम इन विच केस, तो मैक्सिमम होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। फिर से फोर्स का इक्वेशन आप एनालाइज कर लो, हम लोग लिख रहे हैं नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर जो कि mg प्लस नॉर्मल है इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, और mvh स्क्वायर mvh जो है वो सब सेम है। r का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही नॉर्मल ज़्यादा होगा, तो r का वैल्यू कम वाला चाहिए, कम वाला चाहिए। तो r का वैल्यू कम वाला ये है, देखो यहाँ पे r का वैल्यू कम है, ये इससे ये ज़्यादा r है, तो r का वैल्यू कम वाला चाहिए, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जिसका सबसे नैरो, सबसे जो कम का रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है उसी में सबसे ज़्यादा ये वैल्यू होगा, और वहाँ नॉर्मल भी ज़्यादा होगा। सो ये वाले को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, व्हाट वाज द लॉजिक। तो लॉजिक ये था भाई कि हमारा तीनों ट्रैक्स में कर्वेचर का ही डिफरेंस है, रेडियस और कर्वेचर का डिफरेंस है, तो उस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि वही डिफरेंशिएट करेगा तीनों में क्या होना है। तो हम लोग नॉर्मल का वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ आर लिखना चाहेंगे, नॉर्मल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखना चाहेंगे, जिसके लिए क्लू है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हम लोग नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लिखेंगे। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। नेट फोर्स विल बी mg प्लस नॉर्मल, क्योंकि ट्रैक है इस पे जा रहा है ये अंदर अंदर, तो ट्रैक इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल प्लस mg इज mv स्क्वायर बाई आर, इट मींस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg। और mvh स्क्वायर जो है वहाँ पे क्या वेलोसिटी होगा इस पॉइंट पे, वो सबके लिए वही होगा। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी माइनस mgh, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी माइनस mgh, वही यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होना है। सो दिस वैल्यू इज सेम फॉर ऑल थ्री केस। r का वैल्यू डिफरेंट है, जिसमें r कम उसका नॉर्मल ज़्यादा, तो कम वाला हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें ज़्यादा नॉर्मल वाला चाहिए था। नॉर्मल रिएक्शन इज मैक्सिमम इज द केस ऑफ ये वाला केस। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 22% देन इंक्रीज इन द मोमेंटम विल बी। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है। अगर हम लोग छोटे मोटे वेरिएशन हो तो बोल सकते हैं 2/10% वेरिएशन इन मोमेंटम, लेकिन बड़े वेरिएशन के लिए ये वैलिड नहीं होगा। ये होगा किसके लिए? फॉर स्मॉल वेरिएशन लेस देन 5%, 6%, 7% ऐसा हो, मतलब एरर का ये फॉर्मूला है। एरर का मतलब क्या होता है? स्लाइड वेरिएशन, बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं। इसलिए छोटे मोटे वेरिएशन हो तो 22% के लिए ये काम नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्ट जो एक्चुअल होगा और इसका जो रिजल्ट होगा उनमें बड़ा डिफरेंस आएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर नहीं पाएंगे। हाँ, ये ऑप्शन में से सिलेक्ट करने के लिए इससे हम लोग कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ से मोमेंटम को पकड़ें, मोमेंटम इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ठीक है, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m और k का पावर हाफ। इसलिए अगर हम लोग बात करें मोमेंटम में इंक्रीमेंट की, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी हाफ टाइम्स परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन याद रहे स्लाइड वेरिएशन के लिए है, ज़्यादा वेरिएशन के लिए नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन हुआ है 22% का, 22% का, तो उसका हाफ आ जाएगा, तो 11% के अराउंड आएगा, बट ये 11% आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसके क्लोज में होगा, वो हो सकता है 10%। 10% होता है एग्जैक्ट के लिए। देखो टाइम सेविंग के लिए मैंने ये काम किया, एग्जैक्ट तो हमारा ये 10% है,
एग्जैक्ट 10% है, जिसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एरर फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करके हम लोग अप्रोक्सीमेटली पहुंचना चाहते हैं, वेरी क्लोज होता, मान लो 10%, 11%, 10.5%, ऐसे अगर ऑप्शन हुए होते तो ये काम नहीं करता। एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेंगे, लेकिन ये एरर फॉर्मूला लगा करके हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्लोज पहुंच सकते हैं। 10%, 44, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है भाई, तो इसलिए यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि ये ऑलमोस्ट 10% वाला केस है। फिर भी इसका हम लोग अगर डिटेल कैलकुलेशन, तो डिटेल कैलकुलेशन कैसे करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। चलो ये तो समझ गया एक मेथड जल्दी से आंसर टिक करने का। चलो देखो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे। इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इज 22%, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 22% मीन्स न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा K प्लस 22% ऑफ K। पहले जो भी था काइनेटिक एनर्जी प्लस 22/100 K, ये है न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम होता है 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, तो न्यू मोमेंटम निकालोगे तो 2m और न्यू काइनेटिक एनर्जी K डैश लिखोगे, और न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, तो ये वाला सॉल्व करके लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे डालने पड़ेंगे K डैश का वैल्यू, और इससे तुम्हें न्यू मोमेंटम मिलेंगे। ठीक है, न्यू मोमेंटम जब मिल जाएगा तो परसेंटेज चेंज हम लोग निकाल सकते हैं। वो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा भाई, तो न्यू मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो मिलेगा हमें परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। नहीं समझे, फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी में 22% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है भाई, न्यू काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी पहले वाला काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल प्लस 22% ऑफ दिस, 22% का इंक्रीमेंट होके ये मिल गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट भी कर सकते हो, मिल जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया 122/100, ये जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, तो 100 एलसीएम ले लोगे, 122K डिवाइडेड बाई 100, ये है न्यू काइनेटिक एनर्जी। और तो न्यू मोमेंटम भी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में तो ये रिलेशन है K = P² और P = √2m काइनेटिक एनर्जी, तो √2m काइनेटिक एनर्जी, तो 2 मास ऑफ काइनेटिक एनर्जी न्यू लिखना पड़ेगा, ये तो पहले वाला ये न्यू है, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी जो लिखेंगे 122/100K लिखेंगे, 122/100K लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू लिखोगे 122K डिवाइडेड बाई 100, और इसको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये सॉल्व जब हो जाए, ये वैल्यू जब आ जाए पॉइंट में आएगा, तो न्यू मोमेंटम माइनस पहले वाला, ये है चेंज इन मोमेंटम, न्यू मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100%, यही तो हो गया इंक्रीमेंट। क्योंकि P में इंक्रीमेंट इतना हुआ है तो 1 में इंक्रीमेंट ये डिवाइडेड बाय 100 में कितना इंक्रीमेंट, तो इस तरह से परसेंटेज चेंज निकालते हैं, निकाल लेंगे। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बड़ा टाइम लेगा ये, इसलिए हम लोगों को ऑप्शन ऐसा दिया है कि आप जल्दी से पहुंच जाओ ऑप्शन पे। ठीक है, एग्जैक्ट करना होगा तो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी व्हिच मूव्स विद वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन द पावर विल बी। अच्छा, पावर विल बी क्या होगा, तो फोर्स अप्लाई किए हैं और उधर ही वेलोसिटी भी है, तो दोनों जब एक ही डायरेक्शन में है तो पावर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी cos थीटा। क्योंकि पावर का फॉर्मूला याद होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। क्यों, क्योंकि पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क डन कितना होता है भाई, तो F डॉट डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा वर्क डन छोटा सा टाइम dt, इसलिए ये फोर्स और डॉट dr/dt को लिखते थे वेलोसिटी, तो फोर्स डॉट वेलोसिटी इज द पावर, और इसी को इवेलुएट कर दिया PV cos 0 डिग्री बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो सीधा क्या हो जाएगा ये F इंटू वी, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू वी होता ही है, F इंटू वी हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए F इंटू वी हो गया। चलो बहुत अच्छे, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 13 नंबर क्वेश्चन। चलो देखो इसको, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर ही पर सेकंड, हमेशा 2 मीटर पर सेकंड। तो जब ऐसा कांस्टेंट स्पीड हो, इट मींस क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या है ये भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, नहीं भैया नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज वेरिएबल, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिएबल। नो फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, भाई फोर्स तो एक्ट करेगा, ऑलवेज फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर,
फोर्स तो लग रहा है, नो वर्क इज डन ऑन इट। हाँ, वर्क डन नहीं होगा क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट उधर ही होता है जिधर वेलोसिटी होता है, एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर, सो वर्क डन इवन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डी आर एफ डॉट डी आर, तो वो हो गया 0 क्योंकि कॉस 90 डिग्री है ये। वर्क डन इज 0, डी डब्ल्यू वर्क डन इज 0, सो टोटल वर्क डन विल ऑल्सो बी 0, चाहे वो कितने भी पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए कैलकुलेट करो, ऐड करो, 0 ही रहेगा। वर्क डन ऑन इट इज 0, बिल्कुल ये करेक्ट है। एंड नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, नहीं भैया एक्सेलरेशन तो है, दैट इज टुवर्ड द सेंटर, सो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, नो वर्क इज डन ऑन इट। इस पर कोई वर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो वर्क नहीं करेगा। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो वर्क होता, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो भाई एक टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लगता, ऐसे फोर्स जब लगता तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, उससे कुछ एक्यूट एंगल बनता, वर्क डन हमें मिलता। लेकिन 90 डिग्री हो गया क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, नो टेंजेंशियल फोर्स, ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंडिकेट किया हुआ है विद कांस्टेंट स्पीड, इट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होगा, नॉन यूनिफॉर्म में वर्क डन 0 नहीं होगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो भैया। पॉज लगाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, पॉज लगा के कर लो जल्दी से। द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड पॉजिटिव x of a body is as shown in the figure. The work done in displacing the body from x equal to 1 to x equal to 5. अच्छा, x equal to 1 से लेकर x equal to 5 के लिए वर्क डन निकालने हैं, और यहाँ ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सेस x। जब फोर्स वर्सेस x ग्राफ है तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपली वर्क डन के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन होता है एफ डी एक्स, कुछ नहीं दिया हुआ है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हो, एक्स का वैल्यू 1 से लेकर के x इक्वल टू 5 तक करना चाहते हो, तो ये क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग वाइज बोले तो ये है एरिया, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया निकाल लो भाई। तो एरिया कैसे निकालोगे, नेट एरिया, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, नेट एरिया। तो एरिया निकालो 1 से लेकर के 5 तक, तो 1 से लेकर के 5 तक अगर निकालें तो ये जितना एरिया है और ये वाला एरिया है, ये एरिया वैल्यू, ये एरिया वैल्यू सेम है। कैसे, देखो 5, ये 5 और ये 1, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये है 5 -5 है ना ये, तो ये 5 लेंथ है, ये 1 है, तो इसका मतलब 5 एरिया हुआ। इसका कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू ये 1 इंटू ये कितना है 10 है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 10, हाफ इंटू 1 इंटू 10 कितना 5, तो ये भी 5, ये -5, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि ऊपर वाले को ऐड करोगे पॉजिटिव में तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये तो ऐसे ही एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो तुम्हारा एरिया क्या बच जाएगा, नेटवर्क डन क्या बच जाएगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये वाला 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि 3 से 5 तक वाला तो कैंसिल हो गया, 3 से 4 वाला में -5, 4 से 5 वाला में +5, तो ये वाला बच गया। अब ये वाला कितना होगा, तो इस रेक्टेंगल का 1 इंटू 10 10 है, और ये है 1 इंटू 5 5, तो 10 और +5 15 हो जाएगा आंसर, 15 जूल विल बी द आंसर। सो एरिया इज डायरेक्टली 10 + 5 दैट इज 15, तो 15 जूल विल बी द वर्क। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नेट हमने एरिया निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इफ W1 W2 W3 represent the work done by moving a particle, work done in moving a particle from A to B along 3 different paths, A to B along 3 different paths, 1 number path, 2 number path, 3 number path, 3 डिफरेंट पाथ हैं मेरे भाई, समझ के सोच लो, और वर्क डन इन दैट केस, ठीक है। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन W1 W2 W3, W1 W2 W3 का रिलेशन बताने हैं, तो बताओ भाई, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, इनिशियल है, फाइनल है। रिप्रेजेंट वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम A to B, ठीक है, along different path. The gravitational field of a point mass m, किसी पॉइंट मास m के ग्रेविटेशनल फील्ड में, पॉइंट मास m के ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो भाई देखो चाहे वो पॉइंट मास m का हो या अर्थ का हो, किसी का भी ग्रेविटेशनल फील्ड बोलें या फोर्स बोलें इज कंजर्वेटिव। कैसा है भाई, कंजर्वेटिव, मतलब इसका वर्क डन जो होता है dW जब वर्क डन निकालते हैं हम लोग, तो ये हमारा होता है पाथ से इंडिपेंडेंट।
क्या होता है भाई, पाथ से इंडिपेंडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्स इज कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव का मतलब है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है भाई। इनिशियल है ए पॉइंट, फाइनल है बी पॉइंट, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा भाई, तो डेट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। सो पाथ से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में या मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में या इस एम के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करेगा और ये पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक को यहाँ से उठाया, ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसको यहाँ से यहाँ ले जाए तो डायरेक्ट ले जाओ mgh, ऐसे करके ले जाओ mgh, ऐसे करके ले जाओ mgh, या ऐसे 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 करके ले जाओ तब भी mgh। इसलिए इनिशियल फाइनल डिपेंडेंट नॉट ऑन पाथ टेकन। सो W1 विल बी इक्वल टू W2 विल बी इक्वल टू W3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, W1 W2 W3 तीनों इक्वल हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, 16 नंबर क्वेश्चन पे चले। चलो देखो भाई इसको जरा, इसको भी एक बार जरा सोच लो, एक बार पॉज लगा करके जरूर सोचो तभी बात बनेगी। तो पॉज लगा करके सोचा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस वेरीज विद द पोजीशन। यहाँ तक तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, x1 पे लगने लगा फोर्स एंड फोर्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब समझो पॉजिटिव मीन्स राइट वर्ड। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो राइट वर्ड फोर्स लगने लग गया और ये फोर्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स भी वैल्यू बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा धक्का लगा रहे हैं। समझो बाइक को धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगाना शुरू किया बाइक को जब x1 पे था और जैसे जैसे बाइक की स्पीड बढ़ रहा है फोर्स और बढ़ा रहे हैं, फोर्स और बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब बाइक का स्पीड तो x और ज़्यादा है लेकिन अब फोर्स का वैल्यू कम कर रहे, थक गए भाई, अब और कम कर रहे हैं फोर्स लगाना, उसका फोर्स लगाना बंद कर दिया, अब 0 हो गया फोर्स। उसके बाद अब निगेटिव हो गया, मतलब अब पुल करने लग गए। नेगेटिव फोर्स मतलब राइट वर्ड था फोर्स पहले पॉजिटिव, तो अब लेफ्ट वर्ड फोर्स लगाने लगा। अच्छा बाइक बहुत स्पीड गेन कर लिया, अब तो इधर फोर्स लगा रहा है, देखो यहाँ निगेटिव हो गया। इस तरह से पहले भी निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव मतलब पुल करेंगे बाइक को नहीं जाने देंगे। अच्छा तू तो अपना ही आदमी है, जाने देंगे, फिर तो धक्का मार रहे भाई। पहले निगेटिव पुल किया, फिर ये पुश कर रहे हैं ज़्यादा पुश कर रहे हैं, फिर कम पुश कर रहे हैं, फिर 0 हो गया, फिर पुल करने लगे। ये है इसका सिचुएशन, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, पोजीशन के साथ इस तरह से फोर्स का वेरिएशन दिया हुआ है। द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, x1 पे होगा, x2 पे होगा, या दोनों पे होगा, या किसी पे नहीं होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम याद होगा, लॉज ऑफ मोशन बताया था। इक्विलिब्रियम 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 यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, बट दिस इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि अगर इधर डिस्प्लेस करोगे तो वापस ले आए, इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी वापस ले आए। यहाँ पे क्या है, इधर डिस्प्लेस किया तो इधर ही लेके चला जाए, इधर डिस्प्लेस किया इधर ही। ये अनस्टेबल है याद होगा, और ये क्या था, स्टेबल था। स्टेबल मतलब स्लाइड डिस्टर्बेंस के बाद वो रिगेन करता रहे, रिगेन कर ले, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। इसको अगर एनालाइज करें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ट्रिक। अगर हम लोग इसी को x = 0 समझे, ये x एक्सिस है, तो इफ x को अगर हम लोग थोड़ा बढ़ाएं तो फोर्स अपोजिट में आ जाता है। मतलब x पॉजिटिव हो तो फोर्स निगेटिव हो जा रहा है, और x निगेटिव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो फोर्स पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, x निगेटिव के लिए फोर्स पॉजिटिव हो जा रहा है। मतलब x पॉजिटिव करेंगे तो फोर्स निगेटिव, और x निगेटिव करें तो फोर्स पॉजिटिव, जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह। देखो x = 0 है, x पॉजिटिव तो फोर्स स्प्रिंग का जो इस पे लगने लगेगा, ऐसे कंप्रेस करोगे तो फोर्स लगने लगेगा ऐसे। इट मीन्स स्प्रिंग की तरह समझो। अगर राइट वर्ड में जा रहे हैं तो लेफ्ट वर्ड में नेट फोर्स, लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं तो राइट वर्ड में नेट फोर्स। x पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव, x निगेटिव तो फोर्स पॉजिटिव। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा है। तो ये फोर्स का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे x1 पे अगर हम लोग थोड़ा बढ़ाएं, x को और बढ़ाएं तो फोर्स हो रहा है पॉजिटिव। मीन्स x को बढ़ाया तो फोर्स भी पॉजिटिव, मतलब धक्का ही मार दिया। ये तो ये वाला हालत हो गया। देखो x को थोड़ा बढ़ाया हमने तो इस पे फोर्स भी उधर ही लगने लग गया। x निगेटिव तो फोर्स भी निगेटिव, x पॉजिटिव तो फोर्स भी पॉजिटिव। ये तो अनस्टेबल वाला हाल है।
कि x बढ़ाया तो फोर्स पॉजिटिव, उधर ही धक्का मार दिया, x नेगेटिव किया, थोड़ा कम किया तो उधर ही धक्का मार रहा है, नेगेटिव ही फोर्स बन जा रहा है। यहाँ पे देखो x पॉजिटिव मतलब x को हम लोग थोड़ा बढ़ाए तो फोर्स बिकम्स नेगेटिव मतलब इधर, और x को थोड़ा इधर किया, थोड़ा कम किया तो फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइटवर्ड फोर्स। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला, ध्यान से समझ लो। फोर्स तो जीरो है यहाँ पे, फोर्स तो यहाँ भी जीरो था, फोर्स x है, फोर्स यहाँ भी जीरो था, ये भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी फोर्स जीरो, ये भी इक्विलिब्रियम। लेकिन अब नेचर देखने हैं कि अगर x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो फोर्स नेगेटिव हो जाता है, x का वैल्यू कम कर रहे हैं फोर्स पॉजिटिव हो जाता है, वो ये वाला हाल है। x बढ़ाते हैं फोर्स नेगेटिव हो जाता है, x कम करते हैं फोर्स पॉजिटिव हो जाता है। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन, ठीक है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए, x2 वाला पे ले लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी ट्राई करो भाई। ए बॉडी ऑफ मास 6 kg इज अंडर ए फोर्स व्हिच कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट जो कॉज कर रहा है ये फोर्स वो गिवन है हमारा। वेट इज द टाइम द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, क्या होगा 2 सेकंड में इसका वर्क डन क्या होगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट s बोले या x बोले, ये t²/4 गिवन है, और वर्क डन जब निकालने हैं तो वी नीड फोर्स, वर्क डन निकालना है तो फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए, जो तो हम लोग निकाल लेंगे। वेलोसिटी dx/dt मींस कितना हो जाएगा 1/4 × 2t, इट मींस t/2 इज द वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो 1/2 और t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, सो एक्सेलरेशन इज हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन वैल्यू, ठीक है। एक्सेलरेशन वैल्यू इज हाफ, क्लियर है, कोई बात नहीं। अब बताना है वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड बताने हैं वर्क डन, तो इन 2 सेकंड वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू ma, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो यही है भाई, जो कि 2 सेकंड में क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 2 स्क्वायर यानी कि 4/4 यानी कि 1 मीटर, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकंड में हमारा 1 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड का हम लोग को यूज़ करने हैं, और ऑब्वियसली दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, कोई एक ही फोर्स लग रहा है, एक डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो यही है, एक डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे। मास कितना था 6 kg, एक्सेलरेशन कितना था भाई हाफ, और डिस्प्लेसमेंट था 1, और cos 0 तो 1 है ही, तो इसलिए क्या मिल गया 3 जूल मिल गया, तो 3 जूल विल बी द आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, और इससे फोर्स मिल जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का वैल्यू 6 और एक्सेलरेशन है हाफ, इसलिए हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना 2 सेकंड पे होगा, तो 2 वैल्यू रख दो भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही तो है, तो 2 वैल्यू रखा हम लोगों ने, मिल गया 1 मीटर, तो 1 मीटर यूज कर लिया, और 3 जूल इज द वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो भाई जल्दी से इसको भी ट्राई करना है, तो पॉज लगाकर ट्राई करो, पॉज लगाओ, ट्राई करो। ए स्फीयर ऑफ मास m इज टाइड टू end of a string of length L and rotated through other end along a horizontal circular path with speed v. The work done by the centripetal force in full horizontal circle is, फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन तो 0 होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज, चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा रेडियल होता है, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, और जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर है इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट में cos आएगा, f वैल्यू dr वैल्यू cos 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स v स्पीड से जा रहा है, कोई बात नहीं है, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जब पूछ रहा है तो वो वर्क डन 0 ही होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल का वर्क डन 0 ही होगा। हाँ टेंजेंशियल भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता तो टेंजेंशियल भी मिलता, तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन मिल जाता, लेकिन हमारा वर्क डन जो पूछा जा रहा है वो पूरे फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा जा रहा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन पूछा, तो सेंट्रीपिटल का पूछा जाता है तो ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंट करोगे। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन द फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल, फुल हो या हाफ हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमेशा सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 ही होगा।
नॉन यूनिफॉर्म होता, टेंजेंशियल फोर्स होता, तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क डन आता पॉजिटिव उधर अगर लग रहा होता तो, लेकिन टेंजेंशियल तो यहाँ है ही नहीं, और हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हमारा वर्क डन निकालना ही है सेंट्रीपिटल के लिए, तो वर्क डन विल बी 0। चलो 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। Body of mass is moving with velocity u. It collides head on elastically with another identical body at rest. चलो एक बॉडी एट रेस्ट है, ये m मास है और ये m मास है, v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, another identical after collision the velocity of the second ball will be। अच्छा ये जब आइडेंटिकल मास होता है तो ये तो स्पेशल केस है भाई कि यहाँ पे वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाते हैं, मीन्स ये वाला आकर के ये m1 जो है वो रेस्ट में आ जाएगा और इसको मिल जाएगा m2 को मिल जाएगा वेलोसिटी, यहाँ पे m2 को मिल जाएगा वेलोसिटी और ये आ जाएगा रेस्ट में। यही होता था, velocities get exchanged for head-on elastic collision between the two identical blocks। तो यहाँ पे यही हो रहा है भाई, कोलाइड कर रहा है इलास्टिकली विद अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, इट मींस वेलोसिटी विल बी एक्सचेंज, फर्स्ट वाला जाकर के रेस्ट में आ जाएगा और दूसरा वाला वही वाला वेलोसिटी लेके आगे बढ़ जाएगा। सो द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल विल बी u, u से आया था ये फर्स्ट बॉल तो इसको u वेलोसिटी देता हुआ आगे बढ़ जाएगा। सो u विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, ए लॉन्ग स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है बाई 0.x का वैल्यू है 0.02 मीटर। इट्स पोटेंशियल एनर्जी u इसका मतलब हाफ के x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 0.1 मीटर, अब अगर एक्स हमारा 0.1 मीटर हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो 0.1 मीटर हो गया, इसका मतलब पहले वाला डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में अगर बोले तो 5 टाइम्स हो गया, क्योंकि 5 इंटू 0.02 होता है 0.1 होता है ना, क्योंकि भाई इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। 0.1 है यहाँ, 0.02 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 0.1 होगा। इट मीन्स हाफ के एक्स स्क्वायर ये है, तो अब जो न्यू जो हमारा एनर्जी स्टोर होगा तो हाफ के इंटू 5 टाइम्स है ये, तो ये बोल सकता हूँ मैं कि 5x, पहले अगर x था तो अब 5x हो गया, समझो तो कितना हो गया 25 टाइम्स हाफ के एक्स स्क्वायर, और तुम्हें हाफ के एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है u, इसका मतलब ये क्या हो गया 25u। सो फाइनल एनर्जी न्यू कंडीशन में विल बी 25 टाइम्स द इनिशियल एनर्जी, बिकॉज इन द क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अगर एक्सटेंशन 0.02 है, इट मीन्स 0.02 एक्सटेंशन x है अगर, तो इसमें u है, तो अब हमारा 5x हो रहा है क्योंकि इससे 5 टाइम्स ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है। तो अगर हमारा 5x हो जाए तो उस कंडीशन में 5x का होल स्क्वायर करेंगे 25 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए 25u हो जाएगा इसका एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़े हम लोग। द बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी विद अर्थ। अर्थ सरफेस पे जैसे ही कांटेक्ट में आया ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देन व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई तो ये क्वेश्चन तो खाली घुमाया हुआ है, यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जैसे ही आया तो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक में ही आ गया। तो जो भी मास था कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यही पूछ रहा है। तो व्हाट इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यही तो mgh है। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m कितना? 200 ग्राम। 200 ग्राम है तो डिवाइडेड बाई 1000 kg लिखेंगे, m हो गया, g का वैल्यू 10 लिखेंगे और h दिया हुआ है 10, और h का वैल्यू कितना था भाई? h का वैल्यू है 200 मीटर, बिल्कुल ऐसा ही में दिया हुआ है, कोई परेशानी ही नहीं है। तो ये 30 है, 30 है यहाँ पे कर दें और ये हो जाएगा 400। तो 400 जूल इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो हुआ वो 400 जूल का हो गया। mgh इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सो 400 जूल इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्प्रिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट। चलो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है भाई, स्प्रिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, एक्सटेंशन है 5 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। द वर्क डन इन स्टैंडिंग इट फ्रॉम 5 to 15। इसको एक्सटेंड करने हैं 5 से 15, यानी पहले से ही 5 है, अब इसको 15 पे ले जाने हैं। तो वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन क्या होता है भाई? तो फाइनल एनर्जी जो स्टोर होगा माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर, यानी कि पहले हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि पहले 5 सेंटीमीटर से एक्सटेंडेड था
अब हमारा ये कितना होना है, तो 5 से 15 सेंटीमीटर। The work done in extending it from 5 सेंटीमीटर to 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ के इंटू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के इंटू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर देने हैं, हाफ के कॉमन ले लेंगे, के का वैल्यू भी रख देंगे। के का वैल्यू था 800 एसआई में, तो ये 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर समझो कि हम लोगों ने कॉमन ले लिया, लेकिन ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना है एसआई में। तो हाफ इंटू 800 इंटू ये क्या हो गया 200, 225 माइनस 25 200, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁴, 10⁻⁴ मीटर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो 10⁻² होता है। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करो 10⁻² मीटर का स्क्वायर करो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगा कितना भाई, तो देखो 40 है तो 40 तो 40 को शहीद कर देगा, 20 यहाँ 20 यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 2 8। सो 8 जूल इज द आंसर। सो ओनली 8 जूल आंसर होगा। कैसे निकाला वो देख लिया, के का वैल्यू दिया हुआ है भाई। वर्क डन इन फर्दर स्ट्रेचिंग, एक्सटेंड कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर पहले से था, बाद में 15 में। अरे भाई तो पहले जो था वो तो है ही तुम्हारे पास, अब ये वाला न्यू कंडीशन में। सो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये है तुम्हारा वर्क डन। तो वर्क डन हमने निकाला, हाफ के बाहर लिया और ये कैलकुलेशन कर देंगे और ये निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। बोलो ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देखो। ए फोर्स F एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस x एस 1। अच्छा, फोर्स का वेरिएशन विद x दिया हुआ है भाई, फोर्स का वेरिएशन विद x दिया हुआ है। द फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इन मीटर। अच्छी बात है भाई। SI में द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम x = 0 to 6 0 to 6। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं भाई, ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल हलवा की तरह। कैसे? तो वर्क डन तो होता है भाई फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या करना पड़ेगा, तो हमें भाई एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया का वैल्यू कितना होगा भाई, तो एरिया का वैल्यू निकाल लो। x = 0 से 6 तक के लिए पूरा है 6, तो यही है एरिया पूरा निकालना है। निकाल लिया जाए भाई एरिया कितना हो जाएगा, इससे ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का प्लस ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये कितना है इधर, तो 3 है, ये भी 3, ये भी 3, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा इसका हाफ, क्योंकि ये भी 3 है। तो हाफ इंटू 3 × 3 दैट इज 9/2, और ये 9 + 9/2, 9/2 होता है 4.5, तो 9 + 4.5 यानी 13.5। 13.5 विल बी द आंसर। ठीक है, 13.5 आ गया, यही आंसर हो गया। इतना ही जूल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। 24 नंबर क्वेश्चन देखो। बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1 as a function of time t, the instantaneous power delivered to the body is। चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि कोई भी बॉडी है, इसको हम लोगों ने रेस्ट से यानी u = 0 से v1 वेलोसिटी प्रोवाइड करा दिया। कितने टाइम में भाई, t1 टाइम में कह रहा है। 0 to v1 हो गया, कितने टाइम में, t1 टाइम में हो गया। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पावर निकालना है, तो पावर निकालने हैं तो पावर होगा t टाइम पे, पावर वही होगा तो t टाइम पे फोर्स है और जो वेलोसिटी है t टाइम पे, ऐसे ही करने पड़ेंगे। अब देखो भाई फोर्स कितना है, तो यहाँ से तुम्हें निकालने पड़ेंगे, और वेलोसिटी t टाइम पे क्या है, ये भी निकालने पड़ेंगे। चलो फोर्स निकालने के लिए इसी काम हम लोग कर देते हैं। फोर्स तो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। टी टाइम पे क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन के लिए तो इन्फॉर्मेशन है, t1 टाइम में v1 वेलोसिटी गेन किया है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, v = u + at से फाइनल वेलोसिटी v1 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस a टाइम लगा था t1, सो एक्सेलरेशन = v1/t1। एक्सेलरेशन = क्या आया, v1/t1 आया। एक्सेलरेशन इज v1/t1, सो फोर्स m इंटू एक्सेलरेशन है v1/t1, ये है फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया। कैसे, तो पहले एक्सेलरेशन निकाला, t1 टाइम में v1 वेलोसिटी गेन किया, v = u + at से v1 हो गया फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमें एक्सेलरेशन मिला, फोर्स मिला। अब देखो कि हमें वेलोसिटी चाहिए टी टाइम पे, तो वेलोसिटी टी टाइम पे कैसे मिलेगा भाई, तो तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, तो वेलोसिटी एट टी टाइम v = u + at से निकालेंगे भाई। तो v यानी टी टाइम पे जो v होगा वो इनिशियल वेलोसिटी था 0, एक्सेलरेशन है v1/t1 और टाइम तो t, ये है हमारा v एज ए फंक्शन ऑफ t।
क्लियर है यहाँ तक? चलो अब जरा हम लोग इस पावर को यूज करें। पावर जो फॉर्मूला है वेलोसिटी और पावर निकालने के लिए वेलोसिटी और फोर्स में डॉट प्रोडक्ट। तो जिधर फोर्स है उधर ही वेलोसिटी है, कुछ और को हिंट दिया नहीं है। इसका मतलब जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही वेलोसिटी पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे भाई। तो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना था? तो mv1/t1 और वेलोसिटी कितना है? तो v1/t1 इंटू टी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? तो mv1² डिवाइडेड बाई t1² इंटू टी इज द पावर एट टाइम t। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमें मिल गया। इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू ये आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बता दूं कि हम लोगों ने जीरो वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी t1 टाइम में प्रोवाइड कराया है, इसलिए क्या ऑन द एवरेज हमारा एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन निकाला v = u + at से, इससे निकाला फोर्स मिल गया, तो हमें वेलोसिटी निकाल लिया t टाइम पे v = u + at से। t टाइम का वेलोसिटी मिला तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो फोर्स वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट ले लिया और ये मिल गया हमें। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। Mass m is moving horizontally along x-axis with velocity v collides and stick to another mass. तो mass of 3m moving vertically upward. अच्छा, एक upward जा रहा था along y-axis with velocity 2v. The final velocity of the combination is. Final velocity of the combination निकालने हैं। क्वेश्चन पॉज लगा करके आप समझ लो एक बार अच्छे से, एक बार इक्वेशन लिख लो खुद से, तब चेक करोगे तो ज्यादा मजा आएगा करेक्ट अगर हुआ तो चलो m मास मूव कर रहा है along x एक्सिस। चलो m मास x एक्सिस के along v से, यानी कि v i हो गया इसका वेलोसिटी, कोलाइड कर रहा है टू मास ऑफ 3m से कोलाइड किया, जो कि किधर जा रहा है भाई? तो वेलोसिटी 2v है, लेकिन वो y डायरेक्शन में जा रहा है along y एक्सिस। 2v j कैप लिख दिया इसको, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, अब ये जाके क्लब्ड हो गया, दोनों स्ट्राइक किए, क्लब्ड हो गए, कंपोजिट बॉडी बन गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। किसके लिए भाई? तो m + 3m सिस्टम के लिए। किसके लिए? m + 3m सिस्टम के लिए। तो बिफोर वाले में क्या लिखेंगे? तो m × v i कैप प्लस 3m × 2v j कैप, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम तो भाई m और 3m दोनों मिलकर कंपोजिट 4m मास बन गए, और फाइनल वेलोसिटी इज v'। हमें तो फाइनल वेलोसिटी v' ही निकालने हैं। सो v' का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये 4m है, 4m से डिवाइड हो जाएगा, तो m तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा v/4 i कैप, और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/4 j कैप, 6/4 v j कैप। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो आएगा हमें वो मिल गया कितना भाई? तो v/4 i कैप प्लस 3/2v j कैप। v/4 i कैप प्लस 3/2v j कैप, v/4 i कैप प्लस 3/2v j कैप, ये हो जाएगा। तो ये वाला आंसर टिक कर लेने होंगे, ठीक है, क्लियर है। मोमेंटम कंजर्वेशन सिंपली करना है। एक इधर जा रहा था, एक ऐसे जा रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे भाई। p1 + p2 होता है ना सिस्टम का मोमेंटम, p1 + p2, ये हो गया बिफोर वाला, इधर वाला हो गया आफ्टर वाला, और हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालना था। इस तरह से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन करने हैं बस, और कोई काम करना ही नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। 26 नंबर देखो, ए बॉल इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l। बॉल इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l, कर दिया जाए भाई सस्पेंशन, उसमें क्या जाता है? सस्पेंड कर दिया है l लेंथ का। चलो m मास है बॉब का। What minimum horizontal velocity has to be imparted to the ball to reach it the height of suspension? कितना मिनिमम वेलोसिटी दे दें कि हाइट ऑफ सस्पेंशन पे ये पहुंच जाए? हाइट ऑफ सस्पेंशन मतलब यहाँ इस लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि यहीं से ये सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ तक पहुंच जाए। तो यहाँ तक पहुंच जाए, उसके बाद ये वापस आए, चाहे जो करना है करे, लेकिन वहाँ तक पहुंच जाए। तो इतना काइनेटिक एनर्जी दो, इतना काइनेटिक एनर्जी दो कि वहाँ तक कम से कम जा पाए। तो कितना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो भाई इतना वेलोसिटी दे, देखो भाई 12 mv² जो तुमने दिया, ये तो इधर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इतना देना पड़ेगा कि वहाँ तक पहुँचे। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम अगर स्पीड तुम्हें ये देना पड़ गया, मिनिमम स्पीड अगर भी देना पड़ा, ये अगर मान लो मिनिमम स्पीड है, तो ये जस्ट यहाँ पहुंचेगा, वापस चला जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो है वहाँ लॉस होकर के 0 हो जाएगा, एंड दिस शुड बी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mg × h। और ये h क्या है भाई? तो ये h है वही जो l है,
क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल हो जाना है वर्टिकल से, तो इसका मतलब एल हाइट गेन होने हैं। तो वी कैन राइट कि हाफ एम इंटू जो मिनिमम वेलोसिटी देना होगा दिस विल बी इक्वल टू एम जी एल। एम करेंगे कैंसिल और वी का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो अंडर रूट 2GL। इतना तो वेलोसिटी मिनिमम देना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये इतना वेलोसिटी दोगे तो जस्ट यहाँ जाएगा, रुकेगा, वापस आएगा। और अगर इससे ज़्यादा दे दिया तो ऊपर चला जाएगा, इससे कम दिया तो पहले ही रुक जाएगा। इसलिए मिनिमम वेलोसिटी तो इतना देना पड़ेगा अगर तुम्हें पहुंचाना है इसको हॉरिजॉन्टल वाले पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए। चलो यहाँ क्वेश्चन देखा जाए भाई फटाफट। एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द रेडियस इफ इनिशियल हाइट इज 5। इसका डायग्राम नहीं है। एज पर गिवन फिगर, अच्छा फिगर यहाँ पे मिसिंग हो गया हमारा। फिगर टेस्ट में आया था, टेस्ट में आपका जो लिंक डालेंगे उसमें फिगर जरूर आएगा इसका। और ये मुझे याद है कि ये क्या था क्वेश्चन, ऐसे था क्वेश्चन। ये है हाइट h और यहाँ से ये ट्रैक बना हुआ इस तरह से, स्मूथ ट्रैक है ये बिल्कुल स्मूथ ट्रैक है। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये हाइट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर। एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, यहाँ पे ये ब्लॉक है या सोचो थोड़ा सा सोच लो कि बॉल है, यहाँ से रिलीज किया। एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस इफ द इनिशियल हाइट हमारा 5 है, तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रेडियस, कि ये कंप्लीट कर ले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो भाई इसमें अब जरा सोच लो कि ये कितना रेडियस होना चाहिए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो कंप्लीट करने के लिए जैसे ही ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ यहाँ आएगा या बॉल आएगा, स्मूथ ट्रैक है और यहाँ पे ये वेलोसिटी इतना होना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो तुम्हें पता है ये रिजल्ट कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट 5GR। इससे ज़्यादा होगा तभी। तो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GL, ये 5GR बोले, ये होना चाहिए। सो ये लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो h हाइट से फॉल करेगा तो क्या मिलेगा भाई, तो अंडर रूट 2GH मिलेगा। भाई h हाइट फॉल करता है तो वेलोसिटी हमारा अंडर रूट 2GH ही होता है। याद रहता है ऐसे, नहीं आपको याद है तो कोई बात नहीं, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। इसके लिए अगर A to B के लिए लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस क्या होगा, तो mgh होगा। गेन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो पहले 0 था, अब ये हाफ एम v लोएस्ट वाला हो गया है। तो बताओ ये mm कैंसिल हो जाएगा और vl मिल जाएगा अंडर रूट 2GH। इतना वेलोसिटी है। अब ये जो वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे आया ये जरूर अंडर रूट 5GR होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे जो मिला है हमें वेलोसिटी अंडर रूट 2GH, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5GR। अंडर रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और ये जी भी कैंसिल हो गया। इन 2h शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5R। सो R शुड बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, R शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 2/5h। और इसका वैल्यू 5 है, इसका मतलब R शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। R शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या, व्हाट शुड बी द रेडियस इफ इनिशियल हाइट इज दिस। तो R रेडियस का वैल्यू 2 से कम होना चाहिए, क्योंकि इतना वेलोसिटी मिलेगा। 2 से कम रेडियस अगर है तो सर्कुलर मोशन, 2 से ज़्यादा बड़ा रेडियस हो गया तो फिर उस कंडीशन में सर्कुलर मोशन की पूरा नहीं कर पाएगा। सो मैक्सिमम जो हो सकता है इन द लिमिटिंग कंडीशन कि जस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करे, उसके लिए अंडर रूट 5GR होना चाहिए, अंडर रूट 5GR के इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे 2 मीटर। तो 2 मीटर होना चाहिए। 2 मीटर होगा तो होगा, 3 मीटर होगा तो नहीं होगा सर्कुलर मोशन, 4 मीटर होगा नहीं होगा सर्कुलर मोशन, 2 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, या 2 होना चाहिए। तो 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 मीटर पे ये अगर रहेगा या इससे छोटा रहेगा तो इजीली हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाए। ये यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L and mass M is lying on a horizontal table with 1/3 of the length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is the acceleration due to gravity, then the work required to pull the hanging part onto the table. अच्छा बात है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है, ये बहुत जगह पूछता है। ये चेन है समझो इस तरह से, जिसका 1/3 पार्ट इज हैंगिंग मीन्स L/3 पार्ट इज हैंगिंग
और इसको अब पुल अप करना है ऊपर टेबल पे। भाई आ जाओ, क्यों हैंग पड़े हुए हो, हैंगिंग पोजीशन में क्यों अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम भी ऊपर आ जाओ भाई, तुम भी आराम करो, क्यों हैंगिंग किए हुए हो। तो इसके लिए कितना पुल अप करने में कितना हमें वर्क डन करने पड़ेंगे वही निकालना है। वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल। क्लियर है क्वेश्चन? चलो कितना वर्क करने पड़ेंगे, तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे एक दो मेथड काम करते हैं। MGH से भी निकाल सकते हो भाई, तुम्हें उठाना है कुछ ब्लॉक उठाना है, MGH कर सकते हो, उठाने में इतना ही वर्क। जो उठे हुए हैं पहले से, जो टेबल पे हैं उन पे आपको वर्क करने की जरूरत नहीं हो, तो पहले से ही टेबल जो हैंगिंग पार्ट है उसको उठा के टेबल पे रखने। कितना होगा तो पहले मास बता दो भाई। अगर टोटल मास m है, मास का चेन है, तो ये वाला इसका मतलब m/3 हो गया, L/3। L लेंथ पे m मास है, इसलिए L/3 वाले में मास कितना होगा तो m/3 होगा। टोटल मास m था, इसलिए ये वाला ऊपर वाला हो गया 2m/3 और इधर हो गया m/3, टोटल मिला दो तो m मास। इधर L/3 इधर 2L/3, टोटल मिला दो तो L लेंथ, तो m मास L लेंथ था। ठीक है, तो कितना मास को उठाना है भाई, तो m/3 मास को उठाना है। जी इंटू कितना हाइट उठाना है, तो देखो भाई L/3 हाइट है, तो L/3 हाइट पूरा नहीं उठाना, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसी पे समझेंगे इस पूरे हैंगिंग पार्ट को। पूरे हैंगिंग पार्ट शुड बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, इसलिए कितना हाइट उठाना पड़ेगा, तो L/3 है तो ये L/6 है, तो L/6 ही हाइट उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी हम लोग लेते हैं कि देखो कुछ लिंक, चेन का जो लिंक है, कुछ लिंक को इतना ज़्यादा हाइट उठाना पड़ रहा है, अरे तो कुछ को 0 भी तो उठाना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 0 जैसा उठाना पड़ रहा है, कुछ को इतना उठाना पड़ रहा है तो कुछ को इतना ही उठाना पड़ रहा है। मीन्स किसी को ये इस वाला H से अगर ज़्यादा हाइट उठाने पड़ रहे हैं तो उतने ही मास को उतना ही कम हाइट भी तो उठाने पड़ रहे हैं। मीन्स इस पूरे को हम लोग फोकस समझ सकते हैं, कंसंट्रेटेड समझ सकते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि कुछ पार्ट इससे कम लेंथ का उठाना है तो किसी पार्ट को इससे ज़्यादा लेंथ भी उठाना है, इसलिए एवरेजली सबको इतना ही से उठाना है, एवरेजली पूरे मास को इतने हाइट से उठाना है। अब देखो भाई, किसी को 10 मार्क्स आता है, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 100 मार्क्स आता है, तो एवरेज क्या है, एवरेज सबको क्या समझ ले, एवरेज सबके 50 मार्क्स समझ ले। ठीक है, तो एवरेज 50 समझ लें। दूसरी तरह से हम लोग को एवरेज हाइट कितना उठाना पड़ रहा है भाई, तो कुछ इसमें से कम को उठाना पड़ रहा है, कुछ को ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, तो ऑन द एवरेज पूरे को कितना उठाना पड़ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू h/2, टोटल हाइट का हाफ। तो टोटल L/2, तो यहाँ पे हो जाएगा L/3 जो पार्ट है उसका हाफ उठाना पड़ेगा। शॉर्टकट में ये है, इंटायर हैंगिंग पार्ट शुड बी सपोज एट इट्स सेंटर ऑफ मास। समझो, इसके सेंटर ऑफ मास पे समझो, और ये मास इंटू जी इंटू एच कर दो, इससे तुम्हें मिल जाएगा। तो mgl, और ये 3 है, ये 3 है 9, और ये 2 18, mgl/18 इज द आंसर। एक तो ये हो गया मेथड, एक ये मेथड है। दूसरा भी मेथड होता है इसमें, नहीं भाई मुझे नहीं ऐसे समझ में आता है, हम तो भाई कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करके करो, इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, तो ठीक है भाई, यहाँ पे देखो कि एक मास है dm, ये छोटा सा मास क्या है dm, इसको कितना हाइट उठाया भाई, तो समझो कि ये x नीचे था तो x हाइट उठाया, तो वर्क डन जो हो जाएगा छोटा सा वो हो जाएगा dm इंटू जी इंटू इसको x हाइट उठाया, x हाइट उठाया। ठीक है भाई, x हाइट उठाया। तुम्हें ऐसे ऐसे बहुत सारे लिंक को उठाने हैं, और ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होने हैं भाई, तो किसी का x 0 रहेगा, किसी का x L/3 रहे, तो इतना तुम्हें करने पड़ेंगे। ये हो जाएगा टोटल वर्क डन सेकेंड मेथड से। अब dm का वैल्यू कितना होगा, टोटल मास, टोटल लेंथ, मास पॉइंट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई dx, ये है dm। क्यों भाई, हमें dx लेंथ, x लेंथ नीचे एलिमेंट लिया, उसका थिकनेस है dx, तो इस dx में कितने मास, तो टोटल मास m है l लेंथ पे। यहाँ देखो दिखा देता हूँ, since L length incorporate m mass, therefore unit length will incorporate m by L, so dx length will have m by L into dx mass, तो m by L into dx mass हो जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो अब ये हो गया m by L into dx, ये dm हो गया, इंटू g हो गया, ये x हो गया, x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to L/3। इवेलुएट कर लो, m by L बाहर आ गया, g भी बाहर आ गया, और x dx यानी x²/2, x²/2 मीन्स L/3 का होल स्क्वायर, x²/2 है, तो ये हो गया L²/2 माइनस 0²/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो mgl/18, 9 2 जा, तो mgl/18
ये बन जाएगा आंसर, mgl/18 जो आना चाहिए था वो आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। फिर से हमने सेकंड मेथड में क्या किया, सेकंड मेथड में ये किया हमने कि x लेंथ पे एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का मास, उसको उठाया x हाइट, तो x हाइट के हिसाब से उसका वर्क लिखेंगे, dm मास g इंटू एक्स हाइट उठाया उसका लिखेंगे। अब dm मास कितना भाई, तो l लेंथ पे m मास होता है, dx लेंथ पे m/l इंटू dx, तो ये लिख दिया dm g x। और x का वैल्यू जो हमें हैंगिंग पार्ट उठाने हैं, कहाँ तक x का वैल्यू हमें पूरे हैंगिंग पार्ट का, यानी कि 0 से यहाँ वाले एलिमेंट से शुरू करना है और l/3 एलिमेंट तक जाने हैं, x का वैल्यू मैक्सिमम l/3 तक होने हैं। तो इस तरह से भी कैलकुलेट किया जाता है। ये सब एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है, जेईई नीट में आ सकता है, बहुत पहले आया भी है। स्कूल वाले ट्रिकी क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, पूछते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई परेशानी नहीं। 2 मेथड हो गया, ठीक है, दोनों मेथड समझ गए आप क्लियरली। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऐसा फोर्स जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड हो, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कॉज करा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी के अगर परपेंडिकुलर रहने हैं फोर्स को तो वो सर्कुलर मोशन ही कंडीशन है जिसमें ऐसा पॉसिबल है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए फोर्स। ये तो एक सेंटेंस, ये कंक्लूजन है। पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, constant magnitude which is always perpendicular to velocity of the particle, then the motion of the particle takes place in a plane, और मोशन भी एक प्लेन में हो रहा है। It follows that, ये फॉलो क्या करता है भाई, तो सिंपली सी मतलब ये हमें निकल गया कि ये सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। फोर्स जो कि कांस्टेंट वैल्यू का है वो क्या है, mv²/r, mv²/r, इतना ही फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है बट नॉट इन डायरेक्शन, इसलिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ना बना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट का इंफॉर्मेशन है बट डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर है, तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ना रे बाबा ना, क्यों, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो स्पीड तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजिंग। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, यस ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², स्पीड इज कांस्टेंट, सो ये भी है कांस्टेंट। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ना रे बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वेलोसिटी ऐसे और फोर्स ऐसे लगेगा तो ये इसको कभी स्ट्रेट लाइन मूव करने नहीं देगा, ये इसको ऐसे ऐसे करा देगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता, सर्कुलर मोशन करेगा। क्लियर है यहाँ तक, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, न वेलोसिटी कांस्टेंट, न मोमेंटम कांस्टेंट, न फोर्स कांस्टेंट, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट, मोमेंटम का वैल्यू कांस्टेंट, वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट, डायरेक्शन इज वेरिएबल। नेक्स्ट तो भाई, a ball is thrown vertically downward, ball is thrown vertically downward। क्वेश्चन को पॉज लगा करके जरा ट्राई कर लो। a ball is thrown vertically downward, डाउनवर्ड थ्रो किए फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के हाइट से हमने वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दिया विद वेलोसिटी v0, ठीक है भाई, 20 मीटर के हाइट से v0 वेलोसिटी से। इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड एंड लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। अच्छा, यहाँ से रिबाउंड हुआ तो सेम हाइट तक पहुंचा आ रहा है, इसका मतलब mgh जरूर इसको हमें दे दिया है काइनेटिक एनर्जी रिबाउंडिंग के बाद, तो आया होगा। देखो भाई, mgh काइनेटिक एनर्जी लेकर चलेगा तभी तो h हाइट तक जाएगा, तो इसका और 50% लॉस हुआ है, तो इसका मतलब इधर से 2 mgh एनर्जी लेके आया होगा, ये 2 mgh लेके आएगा तभी ना 50% लॉस होगा, तो mgh बचेगा, तो mgh से h हाइट पहुंचेगा, क्योंकि पता है ना h हाइट फॉल करने में mgh काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है हमें, यहाँ से यहाँ आने में। देखो h हाइट से फॉल करेगा तो ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बनता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी मिला है mgh, तभी ये यहाँ तक जाएगा h हाइट तक 20 मीटर तक। इसलिए कितना काइनेटिक एनर्जी इसको मिला है, तो हाफ ये mgh से निकाल सकते हैं। मास कितना था भाई, मास नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, m ही रहने देंगे, और g का वैल्यू है 10 और हाइट का वैल्यू है 20, इसका मतलब 200 m, इतना इसको यहाँ से मिला, तो इसका मतलब कि स्ट्राइकिंग टाइम में इसका जो एनर्जी हुआ होगा वो 400 m हुआ होगा, क्योंकि
जो mgh यहाँ मिला, h हाइट तक जाने का मतलब ये 20 मीटर गया है ना, तो mg20, तो ये 200 m का काइनेटिक एनर्जी इसको मिला, तभी ये h हाइट तक गया। तो इसका मतलब स्ट्राइकिंग टाइम में 400 m काइनेटिक एनर्जी इसको मिला होगा। ठीक है, 400 m मिला होगा जरूर। तो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो दिखाना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से प्रोजेक्ट ऐसे थ्रो किया था भाई v0 से, ये बताने हैं। तो देखो भाई यहाँ पे 4 mg है, तो यहाँ से तुमने जो काइनेटिक एनर्जी दिया वो कितना दिया भाई, तो यहाँ से तुमने कितना दिया, ये यहाँ का काइनेटिक एनर्जी दिया वो, और प्लस जो लॉस हुआ है वही मिलके यहाँ पे 400 है। तो लॉस हुआ है mgh, और काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जो दिया और प्लस जो mgh था, mg इंटू 20 था, ये मिल करके तुम्हारा यहाँ का एनर्जी जो 400 m हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, mm कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मास साइड नहीं दिया था। तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2, mm कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 200 और ये 400 माइनस 200 दैट इज 200 मिला, इसलिए वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू हो गया 200 इंटू 2 दैट इज 400। सो वी नॉट का वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट का वैल्यू क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। क्यों भाई, सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये 50% लॉस करने के बाद भी उस हाइट तक पहुंच जा रहा है। इसका मतलब 50% लॉस होने के बाद भी इसको काइनेटिक एनर्जी इतना मिला कि एच हाइट पहुंचे। तो कितना काइनेटिक एनर्जी मिला भाई, तो जितना इधर से लॉस होता है mgh दोगे तभी तो वहां जाएगा। √2gh वेलोसिटी देते हैं, यानी mgh से हमने काइनेटिक एनर्जी दिया इसको, तो mgh काइनेटिक एनर्जी दिया, तो mgh 200 m दिया। 200 m तभी मिलेगा 50% लॉस होने के बाद जब हमारा 400 m लेके आया हो। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी 400 m, जिसमें से 50% लॉस हो गया, 200 m मिला और पहुंच गया वो। अब ये 400 m है, तो ये क्या है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड प्लस ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड हाफ एम वी स्क्वायर, और जो लॉस हुआ है mgh mg इंटू 20, ये दोनों मिल करके ये है 400 m। तो इससे हमें मिल गया वी नॉट का वैल्यू, क्लियरली निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है body moves from rest with constant acceleration. Which of the following graph represent the variation of kinetic energy? Acceleration is constant. Acceleration is constant means force is constant. तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन विद डिस्टेंस x। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, तो फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स इनटू x वर्क डन ही तो होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो गेन हुआ वो वर्क डन मतलब fx। तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x अगर हम लोग लिखना चाहें तो फोर्स तो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, k एज ए फंक्शन ऑफ x ऐसा हो जाएगा ग्राफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि फोर्स इज कांस्टेंट, इसलिए ऐसा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फोर्स लगाएं अगर हम लोग तो वर्क डन होगा, दैट विल बी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसलिए फोर्स जब कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट मींस फोर्स कांस्टेंट, फोर्स इनटू x, ये है वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मींस k इज इक्वल टू वर्क डन, तो k इज इक्वल टू f इनटू x, f इज कांस्टेंट, सो k इज अ फंक्शन ऑफ x। इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया। अगर मेथड 2 की बात करें हम लोग, फिर से अगर हम लोग दूसरे मेथड से देखना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज गिवन टू बी कांस्टेंट, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है f बाई एम, एक्सेलरेशन f बाई एम लिख सकते हैं, और ये x डिस्प्लेसमेंट, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो गया fx बाई एम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया भाई, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू f बाई एम एक्स, ये हो जाएगा, और ये mm कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू 2fx बाई एम था, तो हाफ अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एम भी कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा तुम्हें fx, काइनेटिक एनर्जी फिर से मिल जाएगा fx, और fx मिल गया। तो कांस्टेंट, देखो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट टाइम्स x मींस स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन वाला बन जाएगा, ये वाला ग्राफ हमारा होगा। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस से। अगर ये बाई एम ना भी लिखें तब भी एफ मैंने इसलिए लिख दिया कि इससे मैच हो जाए पहले वाले मेथड से, तो ए इज कांस्टेंट इन एफ अपॉन एम, ये भी लिख सकते हैं, और इससे मिल गया हमें के इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब कांस्टेंट टाइम्स एक्स, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू एम ए और इंटू एक्स,
ए कांस्टेंट है इसलिए एम ए इंटू एक्स है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, फर्स्ट वाला भी केस में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, तो वर्क डन एफ एक्स और काइनेटिक एनर्जी तो के इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ से दिखाएं, चाहे हम लोग सेकंड मेथड हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ही निकाल लिया, इससे दिखाएं, बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम ही मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम मिलेंगे। इस तरह से आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।